अब तक आपने पढ़ा कि रूही को तेज बुखार था। आदित्य ने ब्लैंकेट से रूही को कवर कर दिया और फिर उसी ब्लैंकेट में वो खुद भी लेट गया और रूही को अपनी बाहों में भर लिया। आदित्य का दिल कांप रहा था, यही सोचकर कि रूही उसे गलत तो नहीं सोच लेगी, भले ही उसने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की थी। आदित्य के लिए रूही क्या थी वो उसे मालूम था। अब आगे आदित्य रूही के माथे को बार बार छूकर देखता है कि उसका बुखार ठीक हुआ कि नहीं, और रूही को देखते देखते आदित्य की आंख लग जाती है और वो सो जाता है। अगली सुबह रूही की जब आंख खुली तो उसे महसूस हुआ कि वो किसी की बाहों में है। रूही डर गई और जब उसने आंख खोलकर देखा तो सच में वो किसी की बाहों में ही थी। वो हिलती है तो आदित्य की आंख खुल जाती है। वो अपने सिर को झुकाकर रूही की तरफ देखता है तो रूही आंखों में आंसू लिए आदित्य को ही देख रही थी। आदित्य रूही को अपनी बाहों से आज़ाद करता है और रूही आदित्य से अलग होकर बैठ जाती है और खुद को देखती है कि वो टी शर्ट पहने हुए है। फिर वो आदित्य को देखती है। आदित्य भी डर से उठकर बैठ गया था। रूही की आंखों से आंसू बहने लगे पर वो चुप थी। आदित्य कहता है, सॉरी रूही, वो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करूं। तुम बाथरूम के बाहर बेहोश जमीन पर पड़ी हुई थी। आदित्य इससे पहले कुछ और बोलता। रूही उठती है और अपने कपड़े लेकर आदित्य से बिना कुछ बोले वो आंखों में आंसू लिए वॉशरूम में चली जाती है। आदित्य और भी डर जाता है। वो भागकर बाथरूम के दरवाजे के पास जाता है और वहीं खड़े कहता है, रूही सॉरी, तुम मुझे समझने की कोशिश करो। मैंने ऐसा कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं किया है जिसे तुम मुझसे गुस्सा हो या फिर तुम मुझसे नफरत करो। रूही बाहर आओ प्लीज़, मुझे डर लग रहा है। रूही तुम मेरी बात सुन रही हो ना? पर रूही कुछ नहीं बोलती। वो शावर लेकर बाहर आती है और आदित्य से बिना बोले वो फिर कमरे से बाहर जाने लगती है तो आदित्य उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। रूही, बात करो मुझसे, कुछ तो कहो, यूं तुम चुप ना रहो। रूही आदित्य की तरफ देखती है तो आदित्य रूही की आंखों से बहते आंसुओं को देख उसके दिल में दर्द हुआ। रूही ने रोते हुए कहा, आपने ये कीमत ली मुझसे इस घर में रहने के लिए? पहले आपने मुझसे प्यार से बात की, भरोसा खुद पर करने पर मजबूर किया, दोस्त बनने का नाटक किया और इतनी केयर करके अब ये आपने तो सीधा मेरे आत्मसम्मान पर वार किया है। मैं आप पर भरोसा करने लगी थी, मुझे लगा कोई तो है जो मेरी परवाह कर रहा है और आज भी इंसानियत जिंदा है, और आपने कह रूही फूट फूट कर रोने लगी। रूही, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है सच में। और रूही गुस्से में कहती है, बस करिए, अब आप कुछ मत बोलिए, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। आपका डेविल का रूप तो मैंने उस दिन देख लिया था और दूसरा रूप आज देख लिया। आप कह देते मुझसे कि मुझे तुम चाहिए, तुम्हारा ये जिस्म चाहिए। मेरी मजबूरी है कि मैं यहाँ रह रही हूँ, आपके एहसानमंद हूँ इसीलिए चुप हूँ। लेकिन अगर आपको मेरे इन आंसुओं से तकलीफ ज़रा सी भी हो रही है तो प्लीज़ मुझे अब यहाँ से जाने दीजिए। रूही के एक एक शब्द उसके दिल को घाव दे रहे थे। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। रूही अपने आंसू को जल्दी से पूछती है और आदित्य दरवाज़ा खोलता है तो सामने डॉक्टर खड़ी हुई थी। सॉरी आदित्य सर, कल मैं टाइम से नहीं आ पाई, मेरी गाड़ी रास्ते में ही ख़राब हो गई थी और आपका घर इतनी दूर है, सुनसान जगह पर है, इसीलिए मैं कैब लेकर वापस अपने घर चली गई। मैंने आपको फ़ोन किया था पर आप मेरा फ़ोन रिसीव ही नहीं कर रहे थे। खैर रूही कैसी है, मैं उनका चेकअप कर लेती हूँ जल्दी से। आदित्य हाँ में सिर हिलाकर एक साइड खड़ा हो जाता है। डॉक्टर अंदर आती है, रूही सामने ही खड़ी थी। रूही कैसी हो आप, और तुम्हें फीवर कैसे आ गया? चलो बेड पर बैठो, मैं तुम्हारा चेकअप कर लेती हूँ। चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहती हैं, अभी तो फीवर नहीं है। रूही, अभी तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? तो रूही कहती है, नहीं डॉक्टर, ठीक है, मैं कुछ दवाइयाँ लेकर आई हूँ। आदित्य सर, जब भी रूही को फीवर आए तो ये दवा दे दीजिएगा। ठीक है, अब चलती हूँ कहकर डॉक्टर चली जाती है। आदित्य रूही से कुछ नहीं कहता, वो भी शावर लेने चला जाता है और रूही उठकर नीचे आती है। गुड मॉर्निंग रूही। आदित्य अभी भी सो रहा है? सोहन ने कहा रूही से। रूही ने कहा नहीं, वो जाग रहे हैं कहकर रूही किचन में आती है जहाँ रीमा और बाकी स्टाफ अपने काम में लगे हुए थे। रीमा रूही को देख कहती है, दीदी कल रात में आपने और आदित्य सर खाना खाने नीचे नहीं आए और मैं आई थी कमरे के पास, दरवाज़ा कितना खटखटाया पर दरवाज़ा किसी ने भी खोला नहीं। रीमा की बात सुन रूही झेप जाती है। वो हकलाते हुए कहती है, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला, और आदित्य सर का मुझे नहीं पता। हाँ दीदी, कल शाम को सर ने अशोक से पूछा था कि मैं कहाँ हूँ और मैं मार्केट चली गई थी पूनम ताई के साथ। पता नहीं सर को मुझसे क्या काम था, अब सुबह सुबह मुझे डांट पड़ने वाली है दीदी। अशोक कह रहा था कि सर बहुत गुस्से में थे कल और कह रहे थे क्या कोई और लेडीज़ नहीं है? आपकी तबीयत तो ठीक थी ना दीदी? रूही कहती, मुझे नहीं पता रीमा, मैं ठीक हूँ। फिर रूही वहाँ से हॉल में आती है तो उसकी नज़र पूजा घर की तरफ जाती है। हॉल के एक साइड ही मंदिर बना हुआ था। रूही मंदिर के पास जाती है और पूजा घर की साफ सफाई करने लगती है। इधर सोहन आदित्य के कमरे में आता है। आदित्य अभी भी बाथरूम में ही नहा रहा था। बाथरूम से आती पानी की आवाज़ सुन सोहन समझ जाता है कि आदित्य बाथरूम में है और वो वहीं सोफे पर बैठकर आदित्य का इंतजार करने लगता है। कुछ देर में आदित्य बाहर आता है। सोहन कहता है, आदित्य मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सोहन, मैं भी चलता हूँ। पर आदित्य, रूही उसका ध्यान कौन रखेगा? मैं शाम को जल्दी आ जाऊँगा, पार्टी भी तो है शाम में। आदित्य तैयार होते हुए कहता है, वैसे कल रात में कहाँ थे तुम सोहन?
आदित्य मैं तो घर पर ही तो था। नहीं, शाम में मूवी देखने के बाद। हाँ आदित्य, वो मैं सौम्या को घर छोड़ने चला गया था। आदित्य फिर जल्दी से तैयार होता है और सोहन के साथ नीचे आता है और कड़क आवाज़ में आदित्य रीमा को बुलाता है। रीमा, रीमा। रीमा रसोई में थी। आदित्य की आवाज़ सुनकर वो जल्दी से आती है और डरते हुए कहती है, जी सर। कल तुम मार्केट क्यों गई थी रीमा? सर कुछ भी सामान नहीं था तो पूनम ताई के साथ चली गई। तो रीमा मुझे बताते नहीं बनता था तुमको? सर आप सब मूवी देख रहे थे, मुझे लगा कि आप सब डिस्टर्ब हो जाएंगे और वैसे मैं हमेशा तो चली जाती हूँ ना। रूही हॉल में एक साइड बने मंदिर की साफ सफाई करने के बाद भगवान जी की पूजा कर रही थी। रूही आदित्य की सारी बातें भी सुन रही थी और आदित्य भी रूही को देखते हुए रीमा से कह रहा था। सोहन को आदित्य का बिहेवियर अजीब लगा पर उसने आदित्य से कुछ भी पूछा नहीं। रूही पूजा करने के बाद रसोई में आ जाती है आदित्य को इग्नोर करके। वो एक भी बार आदित्य की तरफ देखती नहीं है। आदित्य को बहुत बुरा लगता है। वो रीमा से कहता है, देखो मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो घर के बाहर का दरवाज़ा बंद करके ही रखना और उसे कोई काम मत करने देना। जी सर। सर नाश्ता तैयार है। नहीं रीमा, मैं ऑफिस में नाश्ता कर लूँगा। सोहन कहता है, क्यों आदित्य, नाश्ता करके चलते हैं ना, अभी वैसे भी सुबह के 9 बज रहे हैं। नहीं सोहन चलो। आदित्य फिर बाहर कार के पास आता है। सोहन भी पीछे आता है और कार का दरवाज़ा खोलकर कार में बैठ जाता है। आदित्य भी बैठ जाता है। सोहन आदित्य से सवाल करता है, क्या हुआ आदित्य, रूही से तुम्हारी कोई लड़ाई हुई है क्या, या फिर तुम रूही को लेकर परेशान हो? आदित्य कहता है, नहीं तो फिर तुम दोनों का चेहरा उतरा हुआ क्यों है? सोहन, ये बात छोड़ो और बताओ कि रूही के चाचा चाची के बारे में कुछ पता चला कि नहीं? फिलहाल अभी तो कुछ भी उनके बारे में पता नहीं चला है। आज रूही से तुम नेहा का नंबर ले लेना, उस नंबर से नेहा तक हम पहुंच जाएंगे और नेहा मिली तो फिर उसके चाचा चाची भी मिल जाएंगे। अच्छा ठीक है आदित्य, तुम परेशान मत हो। अच्छा आदित्य, वो आज पार्टी है तो रूही और सौम्या को भी पार्टी में साथ लेकर चलते हैं ना? आदित्य एक आईब्रो उठाकर सोहन की तरफ देखता है और कहता है, क्यों? सोहन हकलाते हुए कहता है, वो रूही साथ चलेगी तो तुझे उसकी चिंता नहीं होगी, और सौम्या इसीलिए क्योंकि हम लोग अपनी बातों में लगे रहेंगे और सौम्या और रूही बोर नहीं होंगे पार्टी में, दोनों को एक दूसरे की कंपनी मिल जाएगी। सोहन, सौम्या तो वैसे भी आएगी पार्टी में, सौम्या के पापा पार्टी में जो इन्वाइट हैं, और वैसे मुझे नहीं लगता कि बिजनेस पार्टी में रूही का जाना ठीक रहेगा। आदित्य, तुम रूही से पूछ कर तो देखना। ठीक है। सोहन शाम को देखते हैं। कुछ देर में आदित्य ऑफिस पहुंचता है और अपने कैबिन में आता है और अपना कोट उतारकर वो सोफे पर रख देता है और अपने चेयर पर बैठ जाता है और आंख बंद कर वो रूही की बातों को सोचने लगता है। इधर रीमा किचन में आती है और रूही से कहती है, दीदी चलिए आप नाश्ता कर लीजिए। तो रूही कहती है, मैं कमरे में ही नाश्ता कर लूँगी, तुम आदित्य सर और सोहन सर के लिए नाश्ता लगा दो। दीदी वो दोनों ऑफिस चले गए हैं। क्यों, और नाश्ता क्यों नहीं किया उन्होंने? पता नहीं दीदी, कुछ बताया नहीं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। रीमा दरवाजे के पास जाती है, पीछे से रूही भी आती है। रीमा कहती है, कौन है? दरवाजे के बाहर से आवाज़ आती है, मैं सुरेश कार्ड, जल्दी दरवाज़ा खोलो। रीमा दरवाज़ा खोलती है तो सामने बहुत सारी लेडीज़ को ब्लैक कलर के कपड़े में देख हैरानी से कहती है, सुरेश भैया इन सब ने आपके जैसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? रीमा, ये लेडीज़ कार्ड है, वो रूही मैम को दिक्कत ना हो इसीलिए सर ने रूही मैम के लिए इन्हें रखा है। रूही उन्हें देख परेशान हो जाती है। वो फिर वापस अपने कमरे में आ जाती है और बैठे बस आदित्य के बारे में सोचने लगती है। फिर रूही खुद से ही कहती है, मैं उनकी क्यों इतनी परवाह कर रही हूँ, उन्होंने क्या किया रूही, पता है ना सब एक जैसे होते हैं। पर क्या आदित्य सर सही कह रहे थे कि उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने मेरे लिए लेडीज़ कार्ड को रखा, कहीं मैं गलत तो नहीं समझ रही हूँ उन्हें? इधर सौम्या तैयार होकर जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलती है तो सौम्या के पापा कहते हैं, कहाँ जा रही हो सौम्या तुम? पापा, वो एक फ्रेंड के पास जा रही हूँ मैं। सौम्या, अब तुम अपने पापा से झूठ बोलोगी उस धोखेबाज के लिए? तुम आदित्य के घर जा रही हो ना? पापा, आपने जो किया रूही के साथ वो ठीक नहीं किया, और आदित्य कोई धोखेबाज नहीं है। पापा, मैं उससे प्यार करती थी, उसका इंतज़ार भी कर रही थी, उसने मुझे सब सच बताया रूही के बारे में, और नज़र उठाकर उसने कभी देखा भी नहीं मुझे। पापा, आदित्य चाहता तो मेरा फ़ायदा उठा सकता था, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो वो धोखेबाज कैसे हो सकता है पापा? पापा, आप भी गिले शिकवे मिटा दीजिए, अगर आपको ऐतराज़ है तो मैं नहीं जाती हूँ आदित्य के घर। नहीं, मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका बेटा, और ना ही तुम पर कभी कोई पाबंदी लगाई, तो अब कैसे लगा सकता हूँ पाबंदी? खैर, शाम को पार्टी है, जल्दी घर आ जाना। पापा, बिजनेस पार्टी में मैं बोर हो जाती हूँ, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? पर बेटा वहाँ सभी लोग होंगे, मिलने जुलने से रिश्ते बने रहते हैं। ठीक है पापा, मैं देखती हूँ, कहकर सौम्या बाहर आई और गाड़ी में बैठकर आदित्य के घर की तरफ निकल गई। इधर आदित्य बहुत स्ट्रेस में था, उसे रूही की बातें परेशान कर रही थी, उसका ऑफिस में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था और सोहन का भी यही हाल था। वो बस यही सोच रहा था कि सौम्या से वो कैसे बात करे, उसके पास सौम्या का नंबर भी तो नहीं था। सौम्या आदित्य के घर आती है। आदित्य के घर के अंदर आते ही वो रीमा से कहती है, सोहन सर कहाँ हैं? मैम, वो तो ऑफिस चले गए। सौम्या हैरानी से मन में ही कहती है, बड़ी जल्दी आज ये लोग ऑफिस चले गए?
वैसे रीमा, ये लेडीज़ बॉडीगार्ड क्यों? मैम, वो रूही दीदी के लिए। अच्छा ठीक है रीमा, रूही कहाँ है? मैम, वो अपने कमरे में है। ठीक है कहकर सौम्या आदित्य के कमरे में आती है तो देखती है कि रूही बालकनी में खड़ी अपने ही ख्यालों में गुमती। सौम्या कहती है, कहाँ खो गई रूही? सौम्या की आवाज़ से रूही पीछे पलट कर देखती है। अरे सौम्या आप? हाँ, और कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? ये तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई है इतनी? कुछ नहीं सौम्या, बैठिए आप। उदास क्यों हो पहले ये बताओ तुम रूही। सौम्या सोफे पर आकर बैठते हुए रूही से कहती है, कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। रूही यहाँ आओ, मेरे पास बैठो ना। रूही सौम्या के पास बैठ जाती है। रूही, बोलो ना आप, क्या बात है? सौम्या, कुछ पूछूं आपसे? हाँ रूही पूछो। आप आदित्य सर से प्यार करती है? नहीं, करती थी पर अब नहीं। क्यों, क्या हुआ? मैं बीच में आ गई क्या आप दोनों के? अरे नहीं रूही, ऐसा कुछ नहीं है। आदित्य ने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया, प्यार एक तरफा था हमारा। तो अब सौम्या। रूही, क्यों ऐसे सवाल कर रही हो? आदित्य और हमारा रिश्ता बस दोस्ती का है। उसने मुझसे पहले ही दिन साफ कह दिया था कि वो मुझसे प्यार नहीं करता है। सारी पहल मेरी तरफ से थी। और रूही, क्यों, तुम्हारे दिल में आदित्य के लिए कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है तो घबरा क्यों रही हो? वैसे भी तुम और आदित्य एक साथ अच्छे लगते हो, और ऐसा कुछ हुआ भी तुम दोनों के बीच तो मुझे बहुत खुशी होगी। कि आदित्य पर किसी लड़की का तो जादू चला? सौम्या आप ही ना। अच्छा रूही, सारी बात हटा, आज पार्टी है, चलोगी? मैं पार्टी में? नहीं सौम्या, मुझे नहीं जाना किसी पार्टी वार्टी में। रूही, चलो ना, मुझे कंपनी भी मिल जाएगी और तुम्हारा मन भी लगेगा, और ब्लैक थीम है पार्टी की, तो अब बताओ क्या पहनोगी? सौम्या, मेरा वहाँ क्या काम? रूही, तुम ना हमें दोस्त मानती ही नहीं हो। ऐसा नहीं है सौम्या, तभी तुम मना कर देती हो। और मैं कुछ नहीं जानती रूही, तुम पार्टी में चल रही हो। और रूही, पार्टी में तुम गाउन पहनो ना। उस दिन शॉपिंग में मैंने कुछ तुम्हारे लिए गाउन पसंद किए थे। सौम्या, तुम समझो ना मुझे। रूही, ये क्या बात हुई? प्लीज़ चलो, मैंने भी अपने कपड़े यहीं मंगवा लिए हैं, साथ में तैयार होंगे और सबके दिल की धड़कनों को बढ़ा देंगे। मैं सोहन की, तुम आदित्य की। मतलब सौम्या, सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही भूल गई। रूही सौम्या की बातें सुनकर हैरान थी। उस दिन आदित्य के लिए प्यार और आज आदित्य के लिए कुछ भी नहीं, ये उसे अजीब लग रहा था। लो रूही, फिर खो गई तुम। चलो साथ बैठकर नाश्ता करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर दोनों साथ में बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। दिन बीता और शाम हुई और आदित्य और सोहन घर आए। जैसे ही आदित्य और सोहन ने घर के अंदर कदम रखा तो देखा कि सौम्या और रूही सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे आपस में। आदित्य ने एक नज़र रूही को देखा और फिर उसने अपनी नजरें नीचे कर ली, और इधर सोहन तो सौम्या को देखते ही उसके चेहरे पर अलग सी खुशी छा गई। सौम्या भी सोहन को देख प्यार से मुस्कुरा दी, और उधर रूही ने भी आदित्य की तरफ देखकर अपनी नजरें झुका ली, और वो उठकर जैसे ही जाने लगी तो सौम्या बोली, रूही कहाँ जा रही हो? आप सब बातें करिए, मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ आप सबके लिए। अरे रूही, तुम भी ना बैठो ना, हमारे साथ बातें करो। रीमा कॉफ़ी ले आएगी ना। रूही वहीं बैठ जाती है और आदित्य अपने कमरे में जाने लगता है तो सौम्या कहती है, आदित्य अब तुम्हें क्या हुआ? और तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? दोनों का ही चेहरा उतरा हुआ क्यों है? वो कुछ नहीं सौम्या। फिर सोहन और आदित्य सोफे पर बैठ जाते हैं। सौम्या कहती है, आदित्य आज तुम दोनों पार्टी में जाओगे ना? सोहन कहता है, हाँ। और आप? हाँ, इसीलिए तो आई हूँ, और रूही भी चलेगी हमारे साथ। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। सोहन ने खुश होते हुए कहा तो आदित्य ने हैरानी से सोहन की तरफ देखा। सोहन ने फिर से हकलाते हुए कहा, अरे खुशी की बात तो है ना, रूही को अच्छा लगेगा। फिर सभी साथ में बैठकर कॉफ़ी पीते हैं और उसके बाद सौम्या कहती है, हम दोनों तैयार होने जा रहे हैं, तुम दोनों भी जल्दी से तैयार हो जाओ। रूही और सौम्या कमरे में आती है और जहाँ उन्होंने दोपहर में ही डिसाइड कर लिया था कि उन्हें क्या पहनना है, और सौम्या ने रूही के लिए कपड़े भी निकाल दिए थे। पीछे से आदित्य भी आता और अपने कपड़े अलमारी से निकाल कर नीचे दूसरे कमरे में आ जाता है। इसी बीच आदित्य और रूही ने एक दूसरे को नजरें उठाकर देखा भी नहीं था। कुछ देर बाद सौम्या रूही को तैयार कर खुद तैयार होने लगती है। रूही ने ब्लैक कलर का गाउन पहना हुआ था, साथ ही मैचिंग ज्वेलरी और बालों को अच्छे से जूड़ा बनाया हुआ। रूही खुद को आईने में देखती है, वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, पर वो सौम्या से कहती है, सौम्या मैंने ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने हैं। रूही, ये गाउन सिंपल और खूबसूरत है, और तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। हाँ डीप है पीछे का गला, लेकिन तुम्हारी ये पीठ पर निशान। तो रूही उदास हो जाती है। रूही, कितने बेरहम हैं वो लोग, देखना आदित्य तुम्हारे हर जख्म का हिसाब लेगा उनसे। रूही, तुम बालों को खुला रखो, तुम्हारे बाल लंबे भी हैं और फिर ये निशान भी नहीं दिखेंगे इन बालों से। कुछ देर बाद दोनों रेडी होकर नीचे आती हैं। दोनों ने बहुत ही क्लासी सा गाउन पहना हुआ था। सौम्या ने अपने बालों का मैसी सा जूड़ा बनाया हुआ था और कुछ बालों की लटों को कर्ल करके आगे निकाल लिया था। दोनों ही बेहद खूबसूरत लग रही थी।
आदित्य और सोहन दोनों तैयार होकर रूही और सौम्या का इंतजार कर रहे थे। दोनों ही ब्लैक 3 पीस सूट में बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। आदित्य तो रूही को नजर उठाकर देखता ही नहीं है। रूही सीढ़ियों से नीचे आते वक्त आदित्य को ही देखती है। आदित्य मुंह फेरे खड़ा हुआ था और उधर सोहन तो सौम्या को देख कहीं खो सा गया था और सौम्या को खुशी हो रही थी कि सोहन उसे प्यार से देख रहा था। फिर चारों बाहर आते हैं कार के पास। सोहन जल्दी से कार का पिछला गेट खोलता है तो सौम्या को बहुत अच्छा लगता है। सौम्या बैठ जाती है और उधर आदित्य दूसरी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। अब रूही को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि आदित्य उसे ऐसे इग्नोर कर रहा था। अब रूही को खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन में सोच रही थी कि कुछ ज्यादा ही नहीं आदित्य सर को उसने सुबह बोल दिया। उन्होंने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। तभी सोहन आता है और रूही से कहता है, कहाँ खो गई रूही, बैठो। कहीं नहीं कहकर रूही भी बैठ गई और सोहन आगे की सीट पर बैठ गया और ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और होटल की तरफ चल दी गाड़ी। सोहन हैरान था कि आदित्य दूसरी गाड़ी में कैसे बैठ गया। कोई तो बात है, वरना वो रूही से दूर नहीं रहता। थोड़ी ही देर में कार एक आलीशान होटल के बाहर रुकती है। वो होटल दिखने में बहुत ही खूबसूरत था। वो होटल बहुत बड़ा और लग्जीरियस था। आदित्य की गाड़ी पहले ही पहुंच गई थी। सोहन गाड़ी से बाहर निकलता है और दोनों को कार से बाहर निकालता है और फिर आदित्य के पास तीनों जाते हैं। आदित्य आंखों पर काला चश्मा लगा लेता है। सोहन ने भी काला चश्मा लगा लिया और सामने की तरफ दोनों देखकर चलने लगे। साथ में सौम्या और रूही भी चलते हैं और पीछे बॉडीगार्ड का काफिला था। हाथों में बंदूक लिए चारों के पीछे थे। चारों एक दरवाजे के पास आकर रुकते हैं। होटल का स्टाफ उस दरवाजे को खोलता है और चारों अंदर जाते हैं। अंदर बहुत बड़ा हॉल था। हॉल में एक से बढ़कर एक बिजनेसमैन थे। वो सभी हाथों में ड्रिंक लिए आपस में बातें कर रहे थे। आदित्य और सोहन सबसे मिलते हैं और वो भी हाथों में ड्रिंक लिए बातें करने लगते हैं। सौम्या और रूही एक साइड बातें करती हैं और पार्टी को एंजॉय कर रही थी। वेटर सौम्या और रूही के पास ड्रिंक लेकर आता है और सौम्या वाइन का गिलास अपने हाथों में लेते हुए कहती है, तुम भी पियो ना रूही। रूही वाइन का गिलास लेती है अपने हाथों में। तभी एक और वेटर रूही के पास आता है और कहता है, मैडम ये ड्रिंक आप मत लीजिए, ये जूस आदित्य सर ने आपके लिए भिजवाया है और कुछ भी चाहिए होगा मुझसे कहिएगा। रूही आदित्य की तरफ देखती है, फिर वो ट्रे में गिलास रख जूस का गिलास उठा लेती है। सौम्या कहती है, क्या बात है, इतनी फिक्र। फिर रूही जूस पीने लगती है और सौम्या वाइन पीने लगती है। रूही की नजरें बार बार आदित्य की तरफ जा रही थी जो सबसे बात करने में बिजी था और आदित्य जब भी रूही को देखता तो जल्दी से रूही अपनी नजरें हटा लेती। कुछ देर बाद सोहन कहता, आदित्य पार्टी खत्म होने को आई है पर संजीव मित्तल तो नहीं आया। आदित्य कहता है, वो बहुत शातिर है, देखते हैं कब तक छुपा रहता है। कुछ देर सभी ने पार्टी एंजॉय की और लंच करने के बाद होटल से बाहर आए। सौम्या अब हल्के नशे में थी। वो लड़खड़ाती है तो सोहन उसे थाम लेता है। आदित्य कहता है, सौम्या के पापा भी नहीं आए पार्टी में, सोहन तुम इसे अपने घर ले चलो। फिर सभी घर आ जाते हैं। घर के अंदर आते ही सौम्या कहती है, मैं चेंज कर लेती हूँ और आज यहीं रुकूंगी। आदित्य तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सौम्या, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, दरवाज़ा भी कमरे में लग गया है, तुम दोनों कमरे में आराम करो, कहकर आदित्य अपने कमरे की तरफ जाता है। रूही को अब बहुत बुरा लगता है। रूही की आंखें नम हो जाती हैं। सोहन समझ जाता है कि अब ज़रूर इन दोनों के बीच कोई बात हुई है जिससे दोनों एक दूसरे को नज़रअंदाज कर रहे हैं। सोहन कहता है, रूही जाओ ऊपर जाओ, सौम्या को मैं संभालता हूँ। रूही फिर चली जाती है वहाँ से और सौम्या अपनी बड़ी आंखें लिए सोहन की तरफ देखती है। सोहन कहता है, सॉरी सौम्या, वो लगता है रूही और आदित्य दोनों एक दूसरे से नाराज है, देखो दोनों दूर दूर से हैं। सौम्या कहती, हाँ सही कह रहे हो तुम, मैंने भी ये चीज़ नोटिस की है। जैसे ही सौम्या सोफे पर बैठने जाती है तो लड़खड़ाती और नीचे गिर जाती है। सोहन कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं सोहन, वो डिसबैलेंस हो गया। सोहन सौम्या के पास आता है और उसे सहारा देकर सोफे पर बैठाता है। सोहन के ऐसे छूने से सौम्या के दिल में हलचल होती है। सोहन ज़मीन पर ही बैठकर सौम्या के पैर से हील वाली सैंडल निकालते हुए कहता है, जब हील में इतनी प्रॉब्लम होती है तो आप इसे पहनती ही क्यों हैं? सौम्या कहती है, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर सोहन उसके पैर को सहलाते हुए कहता है, दर्द तो नहीं हो रहा है ना सौम्या? सौम्या कहती है, सोहन इतनी केयर तुम मेरी करते हो? सोहन सौम्या की तरफ देखता है तो उसे ही प्यार से देख रही थी। सोहन उसकी झील सी आंखों में खो जाता है और सोहन का ऐसे देखना सौम्या की धड़कनों को अब बढ़ा रहा था। इधर रूही कमरे में आती, अपने बालों को समेटकर वो जूड़ा बना लेती है। आदित्य बाथरूम में था। रूही अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगती है। रूही खुद से ही कहती है, रूही कुछ कपड़े और ले ले, अब तो इस कमरे में मत रुक। तभी आदित्य शावर लेकर बाथरूम से बाहर आता है तो उसकी नज़र रूही पर पड़ती है और आदित्य की नज़र उसकी पीठ पर जा ठहरती है। रूही उसकी तरफ पीठ किए हुए अलमारी से कपड़े निकाल रही थी। रूही की पीठ पर नीले निशान देख आदित्य का दिल दर्द से तड़प उठा।
रूही को एहसास होता है कि आदित्य उसे ही देख रहा है। वो पीछे मुड़ती है और जल्दी से अपने बालों का जूड़ा खोल देती है और कपड़े हाथों में लिए जैसे ही जाने लगती है तो आदित्य उसके पास आकर उसके हाथों को थाम लेता है पीछे से। रूही पीछे पलटकर सवालिया और गुस्से भरी नजरों से देखती है तो आदित्य रूही का हाथ छोड़ देता है और रूही वहां से दूसरे कमरे में आने लगती है। तभी वो ऊपर से ही सौम्या और सोहन को एक दूसरे की आंखों में खोया हुआ देखती है। रूही हैरान हो जाती है और खुद से ही कहती है अब ये क्या है। फिर वो दूसरे कमरे में आ जाती है। सौम्या अपने जज्बातों को काबू में रखते हुए सोहन से कहती है ऐसे क्या घूर रहे हो तुम मुझे, मैं इतने भी नशे में नहीं हूँ जो कुछ समझ ना पाऊँ। और कह क्यों नहीं देते तुम अपने दिल की बात मुझसे। सोहन, सौम्या, मुझे अपने दिल की बात कहनी नहीं आती। मामूली सा इंसान था और गरीब भी हूँ। आज मैं जो भी हूँ आदित्य की वजह से ही हूँ। सौम्या झुककर अपने चेहरे को सोहन के चेहरे के करीब ले जाते हुए कहती है सोहन, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है, पर हाँ मुझे मतलब है तो सिर्फ एक चीज़ से कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग है। तो सोहन सौम्या के माथे पर किस करते हुए कहता है मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ प्यार है। ये सुन सौम्या के शर्म से पलकें झुक जाती हैं। वो सोफे से उठकर खड़ी हो जाती है। सोहन भी उठ जाता है। सौम्या कहती है मुझे अब चलना चाहिए। तभी सोहन पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी कमर को पकड़ कर अपने करीब कर लेता है। सौम्या अचानक से सोहन का ऐसा रूप देख वो हैरान रह गई। इस वक्त दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। सौम्या सोहन की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। तभी सोहन ने अपने होंठ सौम्या के होठों पर रख दिया और सोहन सौम्या को सॉफ्ट किस करने लगा। सौम्या भी सोहन के किस में खो गई। दोनों ही डीप किस करने लगे। जब दोनों को सांस लेने में दिक्कत हुई तो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। सौम्या का चेहरा तो शर्म से लाल हो गया था। सोहन ने सौम्या को अपने सीने से लगा लिया। सौम्या कहती है सोहन मुझे जाने दो, कोई देख लेगा। सोहन सौम्या को अपनी बाहों से आज़ाद कर देता है तो सौम्या कहती है अच्छा तो डरते हो तुम। सोहन मुस्कुराते हुए कहता है नहीं सौम्या, डरता तो मैं किसी से भी नहीं हूँ। चलिए आपको कमरे तक छोड़ देता हूँ, आप आराम कीजिए, कल सुबह बात करूँगा। फिर सोहन सौम्या को संभालते हुए कमरे की तरफ ले जाता है। सौम्या कमरे में आती है और सोहन भी अपने कमरे में चला जाता है। रूही चेंज करके बिस्तर पर लेटी थी। सौम्या आती है और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। शर्म के मारे रूही को अब बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था, या ये कहे उसे अब खुद पर पछतावा हो रहा था। उसे अब बेचैनी होने लगी। बहुत से सवाल अब उसे परेशान कर रहे थे। कुछ देर में सौम्या आ जाती है बाथरूम से। रूही को ऐसे परेशान देख सौम्या उससे पूछती है रूही, आदित्य ने तुम्हें कुछ कहा है क्या। नहीं तो सौम्या, तो दोनों को हुआ क्या है। रूही उठकर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। सौम्या कहती है रूही तुम रो मत वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम सो जाओ। रूही अपने आंसू पोंछती है और बिस्तर पर लेट जाती है और कुछ देर बाद रूही सो जाती है। सौम्या भी सो जाती है पर उधर आदित्य को नींद नहीं आती है। रूही से उसे दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आदित्य खुद से ही कहता है कि बड़ी मुश्किल से रूही को मुझ पर भरोसा हुआ था और अब वो टूट भी गया। आदित्य बालकनी में खड़ा सिगरेट का कश लेने लगता है। अगली सुबह रूही हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठ गई। फ्रेश होकर वो नीचे आई कमरे से और मंदिर में उसने दिया जलाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की और बाहर गार्डन में आई। गार्डन में आते ही रूही की बेचैनी शांत। वो झूले पर बैठ गई। तभी उसकी नज़र आदित्य के कमरे के बालकनी की तरफ जाती है जहाँ से धुआं आ रहा था। रूही हैरानी से कहती ये क्या है। आदित्य सर ठीक तो है ना। रूही फिर आदित्य के रूम में जाती है तो देखती है बालकनी में रखी कुर्सी पर आदित्य बैठा सिगरेट का कश ले रहा था। वो आदित्य के पास जाती है और देखती है कि नीचे ढेर सारी आधी बुझी सिगरेट ज़मीन पर पड़ी हुई है। आदित्य पूरी रात जाग ही रहा था शायद। इससे पहले आदित्य से रूही कुछ कहती कि सिगरेट के धुएं से उसे खांसी आने लगती है। रूही की खांसी से आदित्य रूही की तरफ देखता है तो जल्दी से अपनी सिगरेट फेंक कुर्सी से उठ खड़ा होता है और रूही के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे बालकनी से लेकर सोफे के पास आता है और जल्दी से बालकनी का शीशा बंद करता है आकर और टेबल से पानी का गिलास उठाकर उसके पास आता है और कहता है रूही जल्दी पियो पानी, तुम्हें पता है ना कि सिगरेट के धुएं से तुम्हें दिक्कत होती है। रूही का चेहरा खांसने से पूरा लाल हो गया था। उसका चेहरा पसीने से भीग गया था। रूही बैठो। रूही बैठ जाती है और पानी पीती है और कहती है आपको कैसे पता कि मुझे सिगरेट के धुएं से दिक्कत होती है। वो तुम्हारे खांसने से पता चल गया मुझे। ठीक है अपने कमरे में जाओ, आराम करो। आराम करने की आपको ज़रूरत है। क्या क्या नहीं, चलिए बेड पर लेटिए। रात भर क्यों नहीं सोए आप। और आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो दवा यहीं रखी थी, क्यों नहीं खाई आपने दवा। आदित्य बेड पर आकर लेट जाता है। रूही कहती है ऐसे ही लेटे रहिएगा और आज ऑफिस भी आप नहीं जाएंगे। मैं अभी आई। रूही जल्दी से नीचे आती है, फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकालती है और एक बाउल में डालकर उसे लेकर कमरे में आती है। आदित्य बिस्तर पर ही लेटा था। रूही ने इतने हक से कहा कि उसे अच्छा लगा। रूही एक रुमाल लेती है और उस ठंडे पानी की आदित्य के सर पर पट्टी करने लगती है। इधर सौम्या की आंख खुलती है तो वो देखती है कि रूही कमरे में नहीं थी। वो उठती है और नीचे आती है पर उसके कदम खुद ही सोहन के कमरे की तरफ बढ़ गए। सौम्या
सौम्या सोहन के दरवाजे के पास जाती है तो दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। सौम्या कहती है लगता है सोहन उठ गया है। वो अंदर जाती है तो बाथरूम से पानी की आवाज़ आती है। सौम्या बाथरूम के दरवाजे के पास जाती है। बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। सौम्या देखती है कि सोहन शावर के नीचे नहा रहा था। सोहन के ऊपर की बॉडी नेक्ड थी। सौम्या सोहन को देख उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। सौम्या जाकर सोहन के पीछे से गले लग गई। सोहन जल्दी से मुड़कर देखता है तो सामने सौम्या खड़ी हुई थी। दोनों ही शावर के नीचे भीग रहे थे। सौम्या को देखकर सोहन के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। सोहन ने सौम्या के कमर पर हाथ रख उसे और भी करीब किया अपने और अपनी मदहोश आवाज़ में कहा, तो आप मानोगी नहीं सौम्या, मुझसे दूर ही रहिए, आग में जलिए मत। सोहन, मुझे इस आग से प्यार है और ये खूबसूरत है। सौम्या की बातों से सोहन की भी दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ रही थी। शावर का ठंडा पानी दोनों की जलती आग को शांत नहीं कर पा रहा था। पानी में रहने से उसका टॉप उसके बदन से चिपक गई थी, जिससे उसका कवरेज साफ दिखाई दे रहे थे और सोहन की नजरें वहीं ठहर गई। फिर सोहन ने अपने सख्त होठ सौम्या के गुलाबी होठों पर रख दिए और उसे किस करने लगा। सॉफ्ट किस अब वाइल्ड किस में बदल गई थी। तभी बाहर से आवाज़ आती है, सोहन सर जल्दी बाहर आइए। दोनों जल्दी से एक दूसरे से अलग होते हैं आवाज़ सुनकर।